नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के पिथौरागढ़ में ग्लेशियर में फंसे फूड इंस्पेक्टर को सुरक्षित निकाल लिया गया है। दरअसल फूड इंस्पेक्टर मोहित विजय कुमार उच्च हिमालय में मौजूद मिलम क्षेत्र में सरकारी राशन की दुकानों और गोदामों का निरीक्षण करने के लिए गए थे, लेकिन वापसी में वो ग्लेशियर की चपेट में आ गए। फूड इंस्पेक्टर के चिल्लाने पर आईटीबीपी के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद मोहित कुमार को निकाला गया। मोहित कुमार का एक पैर पूरी तरह से ग्लेशियर में फंस गया था। और बातचीत करने के लिए पिथौरागढ़ से हमारे संवाददाता विजयवर्धन उप्रेती हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, काफी कोशिश करनी पड़ी, उसके बाद जाकर के फूड इंस्पेक्टर को बाहर निकाला गया। किस तरीके से पूरा ऑपरेशन चला? निश्चित तौर पे अनुपम, इतने बड़े ग्लेशियर से किसी को सुरक्षित निकालना ये बड़ा काम है और आईटीबीपी के जवानों ने ये किया। बताया जा रहा है कि वापसी के वक्त ये ग्लेशियर की चपेट में आए थे। एक बड़ा ग्लेशियर मिलम रूट पे गिरा हुआ था और उसमें इस कदर इनका पांव फंसा था कि निकलना मुश्किल हो गया था। हालांकि 3 से 4 घंटे के बीच ये ऑपरेशन चला और आईटीबीपी के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर फूड इंस्पेक्टर को सुरक्षित निकालने में सफलता पाई। जी विजय, अभी मोहित कुमार कहां पर हैं? अपने घर पहुंच गए सुरक्षित? किसी तरह की कोई दिक्कत? नहीं, मैं आपको बताऊं अनुपम, वो मुंशियारी जो तहसील है, बॉर्डर तहसील, वहां पर तैनात हैं, तो वो अपनी मुंशियारी तहसील, बॉर्डर तहसील में वापस लौट चुके हैं। पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। अगर निश्चित तौर पर अगर आईटीबीपी के जवान समय पर नहीं पहुंचते तो कोई बड़ा हादसा या नुकसान हो सकता था और आईटीबीपी के जवानों की बदौलत वो इस हादसे या बड़े नुकसान से बचे हैं और पूरी तरीके से फिलहाल सुरक्षित। विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चमोली में देर रात हुई बारिश के चलते एक बार फिर बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया है, जिसके चलते लोगों को एक बार फिर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ हाईवे बेनाकुली बनेरपानी के पास मलबा आने के चलते बाधित हो गया। एनएच की टीम द्वारा मलबा हटाने का काम जारी है और जल्द ही मार्ग को खोलने की कोशिश की जा रही है। और बातचीत करने के लिए प्रभात पुरोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं चमोली से। प्रभात, फिलहाल क्या स्थिति है? मार्ग अभी भी बाधित है? अनुपम, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से देर रात लगातार बारिश होने के चलते बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया था। बेनाकुली की हम बात करें या फिर पागल नाला, भनेर पानी और छिनका के पास जिस तरीके से मलबा आया था, उसके चलते बद्रीनाथ हाईवे 4 स्थानों पर बाधित हो गया था। लेकिन सुबह से ही एनएच और जो ऑल वेदर रोड का काम करने वाली जो सहायक कंपनियां हैं, उनके द्वारा यहाँ मलबा हटाने का काम जारी रखा गया और अब जाके बद्रीनाथ हाईवे जो है 3 स्थानों पर सुचारू हो चुका है, जबकि एक स्थान पे कुछ ही देर बाद जो है बद्रीनाथ हाईवे सुचारू हो जाएगा, जिसके बाद जो है जनपद चमोली की अगर हम बात करें तो जनपद चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरीके से सुचारू है। बिल्कुल प्रभात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मंत्री रेखा आर्या के पति पप्पू गिरधारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बरेली की कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। 31 साल पुराने जैन दंपत्ति हत्याकांड मामले में वारंट जारी किया गया है। वारंट के बाद 3 अन्य आरोपियों को जेल भेजा गया है, जबकि पप्पू गिरधारी के वकील ने कोर्ट से बुखार और कोरोना की बात कहकर अभी समय मांगा है। और बातचीत करने के लिए बरेली से हमारे संवाददाता हरीश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हरीश, क्या ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है और किस तरीके से अब पप्पू गिरधारी की मुश्किलें बढ़ रही हैं? देखिए अनुपम, ये पूरा मामला बरेली का पूरा मामला है। बरेली में 30 साल पहले जो है जून 1990 में रात में एक दंपत्ति की हत्या हुई थी। उनकी बेटी ने करीब 8 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें पप्पू गिरधारी जो उत्तराखंड के मंत्री हैं, उनके पति हैं, उन पर भी वो जो है आरोप जो है लगाया गया था हत्या का। और अब इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से कोर्ट में मामला चल रहा था और पुलिस की तरफ से जो बयान दर्ज कराए गए थे, उसके बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले में गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। और अब जो रेखा आर्या के पति पप्पू गिरधारी हैं, उनकी मुश्किलें लगभग बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि उनके वकील ने अभी बुखार और कोरोना का बहाना कहकर अभी कोर्ट से समय मांगा है, तो अभी 20 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी और नई
चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। 31 साल पुराना ये पूरे मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ। जी बिल्कुल हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। देहरादून में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी विधानसभा दफ्तर जाएंगे। सीएम बनने के बाद पुष्कर धामी पहली बार विधानसभा भवन जाएंगे, जहां सुबह 11 बजे हवन पूजन किया जाएगा। 23 से 27 अगस्त तक विधानसभा का मॉनसून सत्र होगा। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपांकर, कितने बजे विधानसभा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और क्या कार्यक्रम वहां पर रखा गया है? अनुपम, 4 जुलाई को शपथ ली थी पुष्कर धामी ने मुख्यमंत्री पद की और आज उनका पहला दिन विधानसभा भवन में जब वो पहुंचेंगे और 11 बजे वहां पर पूजन हवन का कार्यक्रम रखा गया है मुख्यमंत्री का। और 23 तारीख से लेकर 27 अगस्त तक विधानसभा का सत्र होना है देहरादून में। तो ये पहला दिन है जब मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंचे और पूजन का हवन का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया। और इसके बाद हो सकता मुख्यमंत्री मीडिया से बातचीत भी करेंगी, क्या उनकी प्लानिंग रहेगी खासतौर पर सत्र को लेकर। लेकिन हाँ, विधानसभा के लिहाज से अगर देखें तो तीरथ सिंह रावत विधानसभा में नहीं पहुंचे थे, ना वो किसी सदन में शामिल हो पाए और विधानसभा भवन में एक दिन जरूर आए थे, लेकिन विधानसभा की कार्रवाई का कभी हिस्सा उसमें नहीं ले पाए। तो पुष्कर धामी के लिए ये पहला सत्र होने वाला है 23-27 अगस्त का और आज विधानसभा भवन में कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। अनुपम, दीपांकर, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनते ही खटीमा की सीट हॉट हो गई है और अब तो 2022 के चुनाव के लिए सीट सबसे ज्यादा दिलचस्प हो गई है, क्योंकि सीएम के सामने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष तो आपके प्रदेश अध्यक्ष भी उतर सकते हैं। दो 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले खटीमा विधानसभा न सिर्फ राज्य बल्कि देश की नजरों में आ गई है। खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन गए तो 2017 में धामी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस की भुवन कापड़ी अब कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं। 2022 में दोनों ही नेता एक बार फिर आमने सामने हो सकते हैं और मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। मैं हमेशा से कहता था कि खटीमा को हम आगे लाएंगे, खटीमा को एक आदर्श क्षेत्र बनाएंगे और खटीमा को नंबर 1 खटीमा बनाएंगे। तो उस क्षेत्र में मैंने पिछले सालों में काफ़ी सारी स्कीमों को आगे बढ़ाया है। देखिए, मेरी तैयारी पहले भी खटीमा से थी, आज भी खटीमा से है और मुझे लगता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से धामी जी मुख्यमंत्री बने, पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं इसे चैलेंज नहीं एक अवसर मानता हूं। खटीमा के चुनाव को आम आदमी पार्टी और दिलचस्प बना सकती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर मझोला डाह फार्म के रहने वाले हैं और खटीमा से ही मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि बीजेपी कहती है कि न सिर्फ खटीमा बल्कि जिले की सभी सीटों पर परचम फिर से लहराएगा। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है, कार्यकर्ता यहाँ का विधायक के लिए चुनते हैं। सिस्टम पार्टी में ये है, ऊपर से नहीं थोपा जाता, यहाँ कार्यकर्ता जो चाहते हैं वो होता है। दूसरी बात, हॉट हो गई है तो बहुत मज़े की बात है और आने वाले समय में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की नीतियाँ घर घर तक पहुँच रही हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं, तो हमें मज़ा आएगा इस चीज़ का। इस समय 8 सीट भारतीय जनता पार्टी की, एक सीट हमारे पास नहीं है जसपुर की। इस माहौल को देखकर ऐसा लगा कि अब की बार उस सीट को भी हम निकालेंगे और 9 की 9 सीट उधम सिंह नगर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी की होगी। 2022 में खटीमा का चुनाव न सिर्फ सबसे दिलचस्प होगा, साथ ही इसका नतीजा भी राज्य की राजनीति को तय करेगा। खटीमा से न्यूज़ 18 के लिए कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। देहरादून में बने फ्लाईओवर चुनावी साल में बीजेपी के लिए ही मुश्किलें खड़ी करते दिख रहे हैं। एक के बाद एक फ्लाईओवर में हो रहे धसाव पर कांग्रेस हमलावर है और इस मुद्दे को कांग्रेस ने दोनों हाथों से लपक लिया है। 17 जून 2021 को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट रोड पर बड़ासी में बने पुल की अप्रोच सड़क ध्वस्त हो गई। इसके दूसरे ही दिन इसी रोड पर बने भोपाल पानी पुल में भी धसाव हो गया। इस घटना को 2 हफ्ते भी नहीं बीते थे कि देहरादून हरिद्वार हाईवे पर डोईवाला बाईपास पर बन रहे फ्लाईओवर में धसाव हो गया। नतीजा, फ्लाईओवर बंद करना पड़ा और अब इसी हाईवे पर मियावाला में बना फ्लाईओवर भी खतरे की जद में है। फ्लाईओवर की रीट्रेनिंग वॉल भी फटने की कगार पर है। आनन फानन में इस पर सेफ्टी वर्क शुरू कर दिया गया। कांग्रेस का कहना है कि ये भ्रष्टाचार का खुला नमूना है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कठोर से कठोर कार्रवाई इन पर होनी चाहिए। सरकार अगर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे
और इससे पहले कि आगे की कार्रवाई हो, सरकार सबसे पहले लोगों की जिंदगियों को सुरक्षित करे। ये जिंदगियां खतरे में हैं, ये किसी भी क्षण पुल गिर सकता है। चुनावी साल में कांग्रेस भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बना रही है और फ्लाईओवरों में हो रहे धंसाव ने कांग्रेस को बड़ा मौका दिया है। हालांकि सरकार ने उल्टा कांग्रेस पर ही दोष मढ़ा है। अगर इनकी ये जांच हो गई तो हरीश रावत जी सावधान रहें। उन्हीं के जमाने में इनकी टेंडरिंग भी है और जिस तरह से 2 वे ब्रिज को सिंगल वे कर दिया गया, जिसपे कई लोगों की बल्लीवाला में जान चली गई, तो हर चीज की जांच कराई जाएगी जहां पर कोई कमी होंगी और जो चीज होंगे कितने से बड़ा आदमी को उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन पुल और फ्लाईओवर को 5 साल भी पूरे नहीं हुए, जबकि इन्हें 50 साल के हिसाब से बनाया गया था। लिहाजा करप्शन के सवाल उठना लाजमी है। चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा हर वो चीज मुद्दा बनेगी जो जनता का ध्यान खींच सकती है, चुनावी लिहाज से कुछ आउटपुट दे सकती है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून। टोक्यो ओलंपिक के महिला हॉकी मैच में भारत को निराशा हाथ लगी है। कांस्य पदक के लिए हुए कड़े मुकाबले में भारत की टीम ग्रेट ब्रिटेन से 4-3 से हार गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि भारतीय टीम की रैंकिंग में सुधार हुआ है और टीम 9वें नंबर से 6ठे नंबर पर पहुंच गई है। तो रैंकिंग यहां पर भारत की सुधरी है, यह बात यहां पर कही गई है। इधर पीएम मोदी ने हार के बावजूद ट्वीट कर टीम का हौसला बढ़ाया। उन्होंने लिखा कि हम हॉकी में एक मेडल जरूर मिस करेंगे, लेकिन इस टीम ने नए भारत की भावना को और मजबूत किया है। हमारी टीम ने हर मोर्चे पर शानदार प्रदर्शन किया। सबसे अहम बात है कि हॉकी टीम ने प्रदर्शन ने देश की बाकी बेटियों को भी हॉकी स्टिक उठाने के लिए प्रेरित किया है और इस टीम पर हमें गर्व है। वहीं हरिद्वार में हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर पर भी हार के बाद मायूसी छाई हुई रही। परिजनों ने कहा कि भारत की बेटियों ने अच्छा खेला, लेकिन खेल में हार जीत तो लगी ही रहती है। मैं सोचूं मेरी बेटी जीत का, मैं सोच रही। जी हाँ, निराशा तो है, पर जैसे कि पहले भारत पीछे था और फिर अचानक से आगे हुआ और फिर बच्चों ने बहुत मेहनत की और फिर पीछे हो गए एकदम से, तो उसमें क्या कह सकते हैं। ये तो हार जीत तो खेल का एक हिस्सा है। ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमारी बहन बेटियां वहां तक पहुंच गई ओलंपिक में। ठीक है जी, कोई बात नहीं, अब मेडल नहीं आया, अब की बार पक्का मेडल आएगा। खबरें और भी हैं, फिलहाल उठना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। हरिद्वार के सिंबल चौड़ इलाके में देर रात एक घर में चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने घर के पीछे की खिड़की तोड़कर के अंदर से 25,000 की नकदी चोरी कर डाली। मकान मालिक दूसरे कमरे में सो रखे थे। वहीं चोरी की घटना का मकान मालिक को सुबह जाकर पता लगा। मकान मालिक का कहना है कि इससे पहले भी उनकी कॉलोनी में इस तरह की चोरी की घटना हो चुकी है। सावन महीने की आज शिवरात्रि है। आज सुबह से मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।